सो हाय एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपको स्लाइड देख के समझ ही आ रहा होगा। अपन है अटूट जोड़ियां, बोले तो कंजक्शंस। कौन है अटूट जोड़ियां? संजय दत्त और इनका क्या नाम है, अरशद वारसी, है ना। तो इनकी जोड़ी जैसे थी ना, पेयरिंग, तो कंजक्शन भी कहीं ना कहीं पेयर से रिलेटेड है, जोड़ी से रिलेटेड है। तो आज के सेशन में बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो आप लोग। आज के सेशन में हम जोड़ियां बनाएंगे, किसके किसके साथ जोड़ी बनती है वो सब देखेंगे, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है। और ये कंजक्शंस जो है इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डीएसएसबी और बैंकिंग एग्जाम। बैंकिंग और ये जो सीजीएल है, इसमें स्टार्टर्स और कनेक्टर्स के क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसके लिए हमारा जो कंजक्शन है वो उसको बेस समझ के पढ़ना, आगे आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी इसमें। सो एक्साइटेड एवरीवन? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ स्मॉल प्रेयर। एक बार अपनी आंखें बंद कर लो एंड फिर करते हैं हम सेशन स्टार्ट। डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस, प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर, प्लीज हेल्प मी स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। अब 20-30 सेकेंड के लिए अपने मन में वो सोचो तो जो तुम लाइफ में करना चाहते हो। टेक अ डीप ब्रेथ। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। सबसे पहले बात करते हैं कि कंजक्शन होता क्या है। जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, इसको ना तोड़ के दिखाती हूँ मैं आपको। व्हाइट कलर, येलो ले लेती हूँ, है ना। एक तो ये वर्ड है आपका कोन। क्या वर्ड है? कोन। एंड इधर बच गया जो ये है जंक्शन। ध्यान से सुनते चलना, सब समझ में आएगा। एकदम फोकस बना लो, सिर्फ 30 मिनट पढ़ाऊंगी, ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। फिर तुम्हारी छुट्टी है। कंजक्शन, तो कोन जो प्रेफिक्स है ना, इसका मतलब होता है को का मतलब क्या होता है? एक साथ। एक साथ, या फिर मैं यूं कहूं कि को का मतलब होता है टुगेदर। क्या होता है? टुगेदर। समझ रहे हो? ओके। और मैम जंक्शन, जंक्शन एक तरीके से मीटिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? मीटिंग पॉइंट, जहां बहुत सारी लाइंस, रेलवे लाइंस का भी जंक्शन होता है ना, मीटिंग पॉइंट जहां आके मिलती है। सो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कंजक्शन के लिए, कि कंजक्शन ना वे वर्ड्स होते हैं जो या तो दो वर्ड्स को, या दो फ्रेजेस को, या दो क्लोजेस को, या दो सेंटेंस को, जितना कुछ भी आपको पढ़ाया था ना फर्स्ट क्लास में बेसिक्स की में, वो सब चीजें जोड़ने का काम करते हैं, उनको ज्वाइन करने का काम करते हैं। क्योंकि एक साथ ज्वाइन करना, मिला देना इज कॉल्ड कंजक्शन। समझ में आया? अब एक छोटा सा डाउट अगर आपके मन में नहीं आ रहा है ना, तो आना चाहिए भाई, कि मैम कंजक्शन पढ़ना क्यों होता है, कंजक्शन इतना जरूरी क्यों है, हम सेंटेंसेस को क्यों जोड़ते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है यहाँ पे कि वाई। इसका जवाब दे दो, हम क्यों पढ़ रहे हैं कंजक्शन, किस लिए जरूरी है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसलिए नहीं। देखो, अगर आप कंजक्शन यूज नहीं करोगे ना, तो जो आपकी लैंग्वेज है वो बहुत ही रोबोटिक साउंड करेगी। जैसे रोबोट्स बोलते हैं ना कि मैं चाय पीता हूँ, मैं कॉफ़ी नहीं पीता हूँ। मतलब आप इनको कनेक्ट भी तो कर सकते हो ना। नहीं नहीं, मैं चाय नहीं कॉफ़ी पीता हूँ। चाय नहीं के बाद मैंने ये जो लगाया ना, ये येट वाला, तो ये क्या है? ये एक तरीके से कंजक्शन की तरह काम कर रहे हैं। तो जब आप कंजक्शन यूज करते हैं ना, तो सेंटेंस क्लियर निकल के आता है, एक लॉजिकल, एक मीनिंगफुल लगता है। जबकि कंजक्शन अगर आप यूज नहीं कर रहे हो, तो आप कैसे साउंड कर देते हो? रोबोटिक साउंड कर देते हो। कैसे साउंड कर देते हो? रोबोटिक साउंड कर देते हो, ठीक है। आई होप आपको सारे आंसर मिल गए होंगे। चलिए अब फटाफट सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कंजक्शन क्या होता है। इसकी ना टोटल 11 कैटेगरीज होती है। कैटेगरी बेस पे मैं आपको पढ़ाऊंगी। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इनके टाइप्स का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि एक्चुअल में कंजक्शन होता क्या है, ठीक है। तो देखो, कंजक्शन के जो टाइप्स है आपके, 3 तरह के टाइप्स होते हैं। यहाँ पे पेन चेंज करना पड़ेगा, हाँ ये ठीक है। सबसे पहला है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, फिर सबऑर्डिनेटिंग, एंड लास्ट वन इज कोरिलेटिव कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है? इसमें क्या होता है आपके ना, दो दो इंडिपेंडेंट क्लोज दी जाते हैं। इंडिपेंडेंट क्लोज। अब ये मत पूछना क्लोज क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है, डिपेंडेंट क्या होता है। क्लोज का बहुत ही बेहतरीन सेशन विद इन 20 मिनट्स खत्म करा रखा है। 10K समथिंग व्यूज हो गए, जाके चेक कर लेना, प्लेलिस्ट केवीएस वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छी, मतलब आपको जिंदगी भर के लिए डाउट खत्म हो जाएगा क्लोजेस का। उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि इंडिपेंडेंट क्या होता है, डिपेंडेंट क्या होता है। और कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग में यही अंतर होता है। इसमें क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट होगा क्लोज, एक इंडिपेंडेंट होगा, और जो दूसरा है एक क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। क्या होगा? डिपेंडेंट होगा। ये इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। अब मैम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देखो, आप सीधा ये याद रखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फैन बॉयज करके मैंने कुछ याद कराया था आपको। फैन बॉयज क्या मैम? एफ से हो गया आपका फोर, ए से हो गया एंड, एन से हो गया नोर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, एस से सो। जहां भी आपको ये कंजक्शन यूज होती दिख जाए, समझ जाना वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और जितनी भी बच गई ना, वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। कोरिलेटिव को मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करती हूँ। अब जैसे एडिटिव का है, ऐड करने के लिए आप कौन सा यूज करते हो? दो चीजें आपको जोड़नी है, ठीक है, तो आप एंड से जोड़ोगे ना। वो यहाँ आया और मैं वहां गई, तो ये अलग अलग बातों को मैं, वो यहाँ आया मैं वहां गई, तो आपको फील हो रहा है ना अंदर से, इनको जोड़ना ठीक रहेगा, एंड से जुड़ते हैं। कॉन्ट्रास्ट,
ये तो है, लेकिन कॉन्ट्रास्ट करने के लिए आप बट का यूज़ करते हो। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, इसमें इन्होंने और ज़्यादा सब कैटेगरीज डिवाइड कर दी, बट इतना डेप्थ में आपको अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस क्लोज चैप्टर पढ़ोगे ना तो ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। सबऑर्डिनेटिंग में क्या होता है, जो एक सेंटेंस है वो दूसरे पर डिपेंड करता है। जैसे कि एक कंजक्शन लिख के दिखाती हूँ, इफ़, कि अगर ऐसा होता तो वैसा हो जाता। तो ये क्या है, ये जो ऐसा होना है ना, ये डिपेंड कर रहा है दूसरे सेंटेंस पे। तो इसमें एक इंडिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट होता है, इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग। अच्छा मैम, अब सब समझ में आ रहा है। अब कोरिलेटिव और बता तो फटाफट। देखो, कोरिलेटिव हमेशा पेयर में वर्क करता है, वर्क्स इन पेयर। मतलब कि पेयर में वर्क करेगा, और कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। जैसे इसमें एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट, ऐसा कुछ नहीं, इक्वल इंपॉर्टेंस रहेगी, इक्वल इंपॉर्टेंस रहेगी दोनों की। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, आइदर और सुना होगा ना ये सब कुछ, नाइदर नोर, क्या लिख रही हूँ मैं, हाँ नीदर नोर हो गया, और क्या हो गया, नो सूनर देन। ये आते भी है, हर्डली स्कैर्सली, ये आपके बहुत ज़्यादा एरर आते हैं, और ये को रिलेटिव कंजक्शन का ही पार्ट होते हैं। बट आप लोग ना एग्जैक्ट उनको याद कर लेते हो एक रूल समझ के, उसके बियॉन्ड जो रीजन है वो नहीं देखते हो, ठीक है। सो ये होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ कंजक्शन। क्या होते हैं टाइप्स ऑफ कंजक्शन? व्हेन इट इज कोऑर्डिनेट एंड व्हेन इट इज सबऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट कब होता है, सबऑर्डिनेट क्या होता है, इसका जवाब मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। कोऑर्डिनेट तब होगा जब आपको ये वाली कंजक्शन दिख जाए ना, तो वो कोऑर्डिनेट है। इनके अलावा जितनी भी दिख जाए वो क्या है, सबऑर्डिनेट है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, कंजक्शन ऑफ टाइम। अब यहाँ से टाइम की कंजक्शन स्टार्ट होती है। मैंने आपको बताया कि मैं कैटेगरीज वाइज डिवाइड करके आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो टाइम क्या होता है आपका, टाइम समय होता है। वे कंजक्शंस जो टाइम को बताती है वही होगी, है ना, क्लियर है। वे वर्ड्स, वे फ्रेजेस, वे क्लोजेस, वे सेंटेंस जो क्या बताते हैं कि ये काम, ये पर्टिकुलर काम, एक सेकेंड यहाँ पेन चेंज करना पड़ेगा ये काम कब हुआ, कब हुआ, जो हमें इस चीज़ की वाइब फील कराए ना, तो हम वहाँ पे क्या है, टाइम वाली कंजक्शन लगाते हैं। एंड ये कुछ फिक्स होते हैं टाइम की, जैसे कि बिफोर, आफ्टर, टिल, सिंस, व्हेन, व्हाइल, एज सुन एज, अनटिल। अब इनको हम डेप्थ में करने वाले हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी कंजक्शन कैसे कैसे काम करती है। तो एक सेकेंड रुकना, हाँ ये देखो, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है कंजक्शन ऑफ टाइम। रेड कलर ठीक रहेगा, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बिफोर और आफ्टर पढ़ा देती हूँ, उसके बाद हम धीरे धीरे सारे कंप्लीट कर लेंगे। इसमें जो ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाएगी वो चीज़ मैं साथ साथ मेंशन करती चलूँगी। अपनी एक नोटबुक निकाले ना, उसमें भी थोड़ा बहुत मेंशन करते चलना, और बाद में नोट्स बनाने हैं, और ये जो पीपीटी इससे करना है तो इससे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे एक एग्जाम्पल से समझना क्वेश्चन को, सॉरी कॉन्सेप्ट को। मैरी हैड लेफ्ट बिफोर माई अराइवल, यानी कि मैरी चली गई थी, उसके बाद मैं आया, उसके बाद में आया, यानी कि मैरी पहले चली गई थी, लेफ्ट बिफोर। तो बिफोर और आफ्टर क्या बता रहे हैं, कौन कब आया, कब की फील आ रही है, एंड कब क्या होता है, टाइम होता है। पहले ही मेंशन कर दिया मैंने, कब की फील आ रही है ना, कब क्या काम हुआ। दूसरा एग्जांपल देखो, आई बिगन माई वर्क आफ्टर दे हैड गॉन, वो गए तब मैंने मेरा काम शुरू किया, यानी कि उनके जाने के बाद मैंने मेरा काम शुरू किया। ये तो ईजी है, आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते हो, है ना। जैसे एक और एग्जाम्पल है, आई ईट ब्रेकफास्ट बिफोर आई लीव फॉर वर्क, काम पे जाने से पहले मैंने क्या किया, ब्रेकफास्ट किया। तो आपको फील आ रही है, टाइम बता रहे हो, तो कंजक्शन ऑफ टाइम ही तो है। अब मैंने इसको कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया सो दैट आपके माइंड में फिक्स हो जाए कि बिफोर आफ्टर जो वो टाइम का पार्ट है, आराम से कर लोगे। एक और एग्जाम्पल मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, आपका फेवरेट होगा ये। आफ्टर द एग्जाम, एग्जाम खत्म होने के बाद, एग्जाम के बाद क्या किया, वी वेंट, हम लोग चले गए, कहाँ चले गए बताओ, कहाँ चलोगे, एग्जाम देते ही कहाँ चलोगे, वी वेंट टू हैव अ गोलगप्पे, हाँ हम लोग गोलगप्पे खाने चले गए, है ना। तो इस एग्जांपल से आपको समझ में आ रहा होगा कि गोलगप्पे खाने कब गए, कब की फील आ रही है, कब क्या था, टाइम था। तो कंजक्शन ऑफ टाइम आप समझ में आ गया। बिफोर कहाँ लगाते हैं, बिफोर का मतलब होता है पहले, एंड आफ्टर का मतलब होता है बाद में। अब मत करना इसमें गलती, समझ गए। ओके आगे आ जाओ। सेकंड है आपका व्हेन और व्हाइल। अब ये दोनों बहुत कंफ्यूज करते हैं। व्हेन होता है एक स्पेसिफिक मोमेंट, एक काम होता है तब दूसरा काम होता है, यानी कि ये डिपेंड करता है कि भाई मैं तब आऊंगा जब तुम यहाँ आओगी। व्हेन, आई विल गो व्हेन यू कम, मैं तब जाऊंगा जब तुम आ जाओगे, है ना। डिपेंड कर रहा है व्हेन कब होता है, ये एक स्पेशल मोमेंट है जब एक काम होता है तब दूसरा काम होता है, कि ये होगा तो वो होगा। ये एक तरीके से मैं इसको कंडीशन भी बोल सकती हूँ, समझ में आ रहा है सभी को। अब वाइल क्या होता है, ये एक कंटिन्यूस काम है। जैसे वो क्या था, एक मोमेंट था स्पेसिफिक, ये आपका कंटिन्यू रहता है, ये आपका कंटिन्यूस काम है। इसमें क्या होता है कि मतलब कि एक काम चल रहा है उसके साथ साथ दूसरा काम चल रहा है। वाइल आई वॉज इन पटना, बिलाउड वॉज इन दरभंगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक काम हो रहा है उसके साथ साथ दूसरा काम हो रहा है। एक और एग्जाम्पल देखो, वाइल आई वॉज कुकिंग माई फोन रिंग, यानी कि खाना बना रही थी तब फोन बजा।
जब मैं खाना बना रही थी भाई, मैं अपने किचन में कुकिंग कर रही थी, उस टाइम पे फ़ोन बजा, तो खाना बनाना और कुकिंग दोनों, सॉरी, खाना बनाना और फ़ोन बजना दोनों एक टाइम पे काम हो रहे हैं, एक टाइम पे काम कंटिन्यू चल रहा है, तो वहाँ पे मैं व्हाइल लगाऊंगी। बस इनका हल्का फुल्का डिफरेंस समझ लो ताकि आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, समझ रहे हो। तो व्हाइल के बाद वोज वर प्लस आईएनजी आता है, मतलब कंपल्सरी नहीं है बट येस मोस्टली ऐसा ही होता है। क्योंकि क्यों आता है इसका रीज़न ये है, जब वाइल कब आएगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, इंग्लिश आराम से कनेक्ट हो जाएगी। वाइल तब आता है जब आप कंटिन्यूस कोई काम कर रहे होते हैं, कंटिन्यू चल रहा होता है काम, और कंटिन्यूस टेंस में वोज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है ना, तो बस ये वही रीजन दिया मैंने। ओके, अब आ जाओ टिल और अनटिल। ओके, दोनों का मतलब सेम है। क्या मतलब है इनका, जब तक, टिल अनटिल क्या मतलब है, जब तक। वेट फॉर मी टिल आई रिटर्न, जब तक मैं नहीं आता ना तब तक मेरा वेट करो, ठीक है, जब तक मैं लौट नहीं आता तब तक मेरा वेट करो, जब तक। आई शेल वेट अंटिल यू कम, मैं तब तक वेट करूंगी जब तक तुम नहीं आते हो। तो इन दोनों का मतलब होता है सेम। ट्रिक याद रखो, टिल और अंटिल टाइम के लिए है, जब तक टाइम वाला, बस इतना ही है। ज़्यादा इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि आपको समझ में ना आए, बहुत बेसिक बेसिक बातें थी। आपको सिंपल सी बात बताऊं, जो मतलब ठीक ठाक लेवल होगा ना, उनको ये लग रहा होगा कि मैम इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रही, इतनी बेसिक सी बातों को। जस्ट अवेयरनेस चाहिए आपको, सच में। कंजक्शन कुछ नहीं, आपको अवेयर होना है कि बिफोर, आफ्टर, टिल, अंटिल, व्हेन, व्हाइल, सिंस, ये टाइम को डिनोट करते हैं, तो टाइम की कंजक्शंस है। जहां पे टाइम की सेंस चाहिए हम चुपचाप से ये लगा देंगे, हमें पता होना चाहिए बिफोर कहाँ आता है, आफ्टर कहाँ आता है, व्हेन कब आता है, व्हाइल कब आता है, वो सब चीजें मैं आपको समझा रही हूँ। बस इतनी अवेयरनेस रखो, क्वेश्चन कभी नहीं रुकेगा तुम्हारा। अब आ जाओ एक ना, यहाँ पे एक सेकेंड रुकना, हाँ ये वाला, यहाँ मैं आपको, इसमें बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है भाई, ये 3 एग्जाम में सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है। सिंस, सिंस आपके ना 2 काम करता है, सिंस आपके 2 काम करता है, बहुत काम करने वाला इंसान है ये। कौन कौन से, एक तो टाइम के लिए आता है और एक रीजन के लिए आता है। एक टाइम के लिए आता है और दूसरा रीजन के लिए आता है। टाइम के लिए कैसे, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस हिज फादर डाइड, मैंने उसको तब से नहीं देखा, तो ये टाइम के कॉन्टेक्स्ट में हो गया ना, जब से उसके फादर की डेथ हुई उसके बाद से मैंने उसको नहीं देखा, तब से नहीं देखा है, तो टाइम के कॉन्टेक्स्ट में आ गया। और रीजन के कॉन्टेक्स्ट में भी आता है, जैसे कि सिंस इट इज रेनिंग टेक एन अम्ब्रेला, क्योंकि बारिश हो रही है इसलिए अम्ब्रेला ले लो, ठीक है, क्योंकि बारिश हो रही है। तो ये क्या बता रहा है, रीजन बता रहा है। तो टाइम के कॉन्टेक्स्ट में भी और रीजन के कॉन्टेक्स्ट में भी क्या आता है आपका, सिंस आता है। अब अंटिल का क्या सीन है, अंटिल सिर्फ टाइम के लिए आएगा, सिर्फ और सिर्फ टाइम के लिए, और कुछ नहीं, ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। आई शैल वेट अंटिल यू कम, जब तक तुम नहीं आते मैं तुम्हारा वेट करूंगी। तो ये क्या है, टाइम, ठीक है, टाइम आ गई ना, जब तक आओ तब तक वेट, समझ गए, सिर्फ टाइम, कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। इसमें अंटिल में टी आ रहा है, टी फॉर टाइम, ध्यान रखना। और अनलेस में, अनलेस में कोई टाइम नहीं आ रहा, इसलिए क्या हो जाएगा, अरे रेडी है क्या कलर, कंडीशन। अनलेस में क्या हो जाएगा, कंडीशन हो जाएगा। जैसे कि ही कैन नॉट पास अनलेस ही स्टडीज हार्ड, जब तक वो मेहनत नहीं करेगा, जब तक वो अच्छे से नहीं पढ़ेगा, पास कैसे हो जाएगा, नहीं हो पाएगा वो पास। तो यहाँ पे क्या आ गई, कंडीशन आ गई। अगर पढ़ाई नहीं की तो क्या होगा, पढ़ाई नहीं की तो फेल होगा, सिंपल सी बात है। तो ध्यान रखना, अंटिल में टी आता है, टी फॉर टाइम, टाइम ये टाइम को बताएगा और ये कंडीशन को बताएगा, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए तुम्हारी, ठीक है। अब अंटिल और अनलेस को कभी भी इंटरचेंज मत करना। ही कैन नॉट पास अंटिल ही स्टडीज हार्ड, ऐसा मत कर देना, बहुत अच्छे से समझा दिया अब तुम्हें, ठीक है। अंटिल टाइम के लिए, अनलेस कंडीशन के लिए। कल जब तुम्हारा प्रैक्टिस सेशन होगा, अगर किसी ने ये गड़बड़ की ना तुम्हें, फिर मैं बताती हूँ। अब आ जाओ आगे, अब आ जाओ कोज और रीजन, सेकंड कैटेगरी आपकी स्टार्ट होती है। कोज और रीजन से रिलेटेड जितनी भी कंजक्शंस होती है वो सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एंड वो कौन कौन सी आपकी, एक तो बिकॉज है, सिंस है, एज है, फोर है। बिकॉज, सिंस, एज, फोर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिकॉज, सबसे स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट रीजन। भाई कल तुम क्यों नहीं आए थे, बिकॉज आई वॉज इल। मतलब जब आपसे कोई भी बात पूछी जाती है, कोई भी सवाल पूछा जाता है, तो आप रीजन देने के लिए, अपना तर्क देने के लिए बिकॉज का बहुत ज्यादा यूज करते हो। वो फेल हो गया, क्यों फेल हो गया, ही फेल्ड बिकॉज ही डिडंट वर्क हार्ड, उसने मेहनत नहीं की थी, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, सीधा रीजन दिया है। तो मेरे हिसाब से बिकॉज तो आप आराम से कर लोगे, बिकॉज में कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आता है सिंस या फिर एज, तो थोड़ा सा सॉफ्ट है, मतलब कि ऑलरेडी आपको रीजन पता है, आप सामने वाले को ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हें पता तो है, सिंस मुझे ये चीज हो गई थी इस वजह से मैं नहीं आ पाई, तुम्हें पता तो है इस चीज का, मतलब कि सामने वाले को ये दिखाना कि ऑलरेडी नो। तो ये होता है, यहाँ पे मैं अच्छे से मेंशन कर देती हूँ। देखो बिकॉज मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ क्या होता है, डायरेक्ट रीजन होता है, डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग रीजन। और जहां आपको इस तरीके की चीजें दिखानी होती है ना कि तुम्हें पता तो है, वहां पे आप सिंस या फिर एज का यूज करते हो। थोड़ा सा सॉफ्ट रीजन, सॉफ्ट रीजन, ठीक है। सिंस इट इज डार्क टेक द टॉर्च, जैसे कि मतलब सबको दिख रहा है ना कि भाई अंधेरा हो गया तो टॉर्च ले लो। एज शी इज माई सिस्टर आई लाइक हर, वो मेरी बहन है, जैसा कि तुम्हें पता है कि वो मेरी बहन है तो मैं उसको पसंद करती हूँ। तो ये तब यूज होता है जब रीजन जो है ना वो ऑलरेडी पता होता है, ऑलरेडी नोन होता है, वहां पे आप सिंस या एज लगाते हो, ध्यान रखना। बिकॉज इस केस में नहीं लगता है, एक्स्ट्रा एक्सप्लेन नहीं करना होता, आप बस वही चीजें बता रहे हो। जैसे एक मैं बोलूँ भी कि सिंस आज संडे है मैं नहीं उठूंगी, ठीक है, आज संडे मैं नहीं उठूंगी, सबको पता है ना संडे है, तो ये रीजन ऑलरेडी नोन है, लेकिन मैं बस मेंशन कर रही हूँ। ही वॉज अपसेंट
बिकॉज ही वॉज सिक। अब जैसे मैंने एक लाइन बोली, ही वॉज अपसेंट। अब मुझे आप में से ये बताओ वीडियो को पॉज करके, ये रीज़न ऑलरेडी नोन है या फिर मतलब इसमें सिंस लगाऊं या फिर बिकॉज लगाऊं, किससे कनेक्ट करूं, मतलब इसका रीज़न मुझे अगर देना है तो। अगर ये चीज़ समझ गए तो इट मीन्स तुम्हें क्लियर हो रही है चीज़ें। अब देखो, वो अपसेंट है, इसके 100 बहाने हो सकते हैं, एक्सक्यूज बोलो या फिर वैलिड रीज़न बोल लो, 100 रीजन हो सकते हैं। भाई वो उसको कहीं काम जाना है, उसके घर में कुछ हो गया, कुछ मिस हैपनिंग हो गई, या फिर वो बीमार है, कुछ भी हो सकता है ना। तो मुझे क्या पता, ऑलरेडी नोन रीज़न नहीं है कि वो इसलिए बीमार, क्योंकि वो इसलिए नहीं आया क्योंकि वो बीमार है। एग्जैक्ट रीज़न ये बहुत सारे, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग रीज़न देना पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्ट बताना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिकॉज आ जाएगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना। और कोई चीज़ जो आपको ऑलरेडी पता है कि भाई जैसा कि तुम्हें दिख रहा है अंधेरा होने वाला है, तो टॉर्च ले लो, सिंस इट्स डार्क टेक द टॉर्च विथ यू। तो डार्क तो सबको दिख रहा है ना, तो जो ऑलरेडी नोन है उस केस में हम क्या लगाते हैं, सिंस और एस लगाते हैं। अब आगे समझ में आपको, ठीक है। अब एक सुपर इंपॉर्टेंट, द रीजन इज दैट, ये वाला यहाँ पे, एक मिनट लेट मी चेंज द पेन, ये वाला देखो, द रीजन इज, द रीजन वाई, ये एक रूल है जो हर एग्जाम में आता है। द रीजन इज, द रीजन वाई, सिर्फ दैट के साथ, द रीजन इज दैट ही डिडंट स्टडी, ये ठीक है आपका, ठीक है। द रीजन इज दैट ही डिडंट स्टडी, द रीजन वाई ही फेल्ड इज दैट, ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या होगी, द रीजन इज बिकॉज, क्योंकि रीजन अपने आप में एक जवाब दे रहा है ना, तो रीजन के साथ में कभी भी बिकॉज यूज मत करना, ड्यू टू यूज मत करना, ओनिंग टू यूज मत करना। समझ रहे हो, द रीजन इज बिकॉज, इसमें क्या है, जो रीजन और बिकॉज है ना, दोनों एक ही काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्यों रिडंडेंसी क्रिएट कर रहे हो। एग्जाम में ये बहुत कॉमन ट्रैप है, एंड पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखने के लिए तुम सीधा सिंपल ना इतना रखो, रीजन के बाद दैट आएगा, रीजन के बाद क्या आएगा, दैट आएगा। गॉट इट, ओके। अब आ जाओ रिजल्ट और कंसिक्वेंस। अब रिजल्ट और कंसिक्वेंस, क्या हुआ उसकी वजह से, रीजन किसकी वजह से क्या हो गया, यानी कि कंसिक्वेंस क्या नतीजा निकला। तो इसमें जो आपके कीवर्ड्स है वो है सो दैट, सच दैट, बिफोर, देयरफॉर, हेंस और कंसिक्वेंटली। ओके, एक एक करके समझते हैं इनको। देखो, अब रिजल्ट कंजक्शंस, सो दैट और सच दैट, ये दोनों रिजल्ट दिखाते हैं। अब फर्क समझो, इनमें क्या फर्क है। जो आपका सो दैट है ना, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ आता है। किसके साथ में आता है, एडजेक्टिव या फिर जो आपकी एडवर्ब होती है ना, एडवर्ब के साथ में क्या आता है, सो दैट आता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज सो क्लेवर, वो इतना क्लेवर है दैट नो बडी कैन फूल हिम, उसको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। तो क्लेवर होना क्या है, क्लेवर होना क्या है, क्लेवर होना एक विशेषता है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के साथ में आपका रिजल्ट कंसिक्वेंसेस सो दैट जुड़ के बनेगा। इतना क्लेवर, सो क्लेवर दैट ही कैन नॉट बी फूल्ड। समझ में आया कुछ। और सच दैट जो है आपका, इधर सो दैट समझ में आ गया। अब आ जाओ सच दैट पे। जो सच दैट है ये एक नाउन फ्रेज के साथ आता है, नाउन फ्रेज के साथ आता है। कैसे, एग्जाम्पल से समझाती हूँ। शी मेड सच अ गुड पुडिंग दैट वी ऑल एट टू मच, उसने इतनी अच्छी पुडिंग बनाई कि हम सारे खा गए, इतनी अच्छी। अब ये एक पूरा का पूरा क्या है, यहाँ पे नाउन फ्रेज आया है ना, तो इसके साथ में कनेक्ट किससे करेंगे, सच दैट से करेंगे। एक और एग्जांपल लेती हूँ कि द चाय वॉज सो हॉट दैट आई बर्न्ट माई टंग, वो चाय इतनी गर्म थी कि मेरी उंगली जल गई। अब चाय कितनी गर्म थी, सो दैट इतनी गर्म, यहाँ पे एडजेक्टिव और एडवर्ब। एडजेक्टिव बता रही हूँ ना, चाय गर्म ठंडी, क्या है ये, विशेषता है। अब एक और एग्जाम्पल देखो, इट वॉज सच अ बोरिंग मूवी, वो इतनी बोरिंग मूवी थी दैट आई फेल्ट असलीप। तो यहाँ पे सच दैट, क्योंकि यहाँ पे नाउन फ्रेज के साथ काम हो रहा है। ओके, तो सो के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव। सच के बाद में क्या आता है, सच नाउन फ्रेज। ओके, अब देयरफॉर, ये आपका एक फॉर्मल राइटिंग में यूज होता है। जब आप लेटर वगैरह लिखते हो ना, फॉर्मल राइटिंग में इसका यूज आता है काफी ज्यादा। और मतलब ये कंसिक्वेंस को ही दिखाएगा, बट जब भी आप किसी प्रोफेशन में लिख रहे हो तो आप इस वर्ड का यूज कर सकते हो। और कंसिक्वेंटली का मतलब होता है एज अ रिजल्ट, ये आप इनफॉर्मली भी बता सकते हो। और हेंस जो होता है ना, हेंस थोड़ा सा ओल्ड फैशन है यार, लेकिन एग्जाम में आ जाता है। ओल्ड फैशन हो चुका है, आउटडेटेड हो चुका है, ठीक है। अब कम यूज होता है कि हेंस, वो ओल्ड फैशन से तुम कैसे याद रख सकते हो। वो क्या करते थे हम, थ्योरम्स वगैरह प्रूव करते हैं ना छोटे क्लासेस में, उसके बाद हम क्या लिखते थे, हेंस प्रूव्ड, याद है आपको। तो ये इस वजह से मतलब दिखा तो वही रहा है ना, फाइनली प्रूव हो गया, कंक्लूड हो गया, कंसिक्वेंस आ गया, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट ही तो आया है। और सो जो है ये काफी कैजुअल सा है कि मतलब सो तो मैं ही कितना यूज करती हूँ। ही इंजर्ड हिज फुट सो ही कुड नॉट प्ले, उसने उसका पैर इंजर्ड हो गया इस वजह से वो खेल नहीं सकता। सो समझ गए। तो ये सारे कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो क्या दिखाते हैं, कॉन्सिक्वेंस को दिखाते हैं। अब आ जाओ पर्पस पे। पर्पस कंजक्शन, क्यों किया, क्या पाने के लिए किया, तुम्हारा मकसद क्या था, ठीक है, व्हाट्स द पॉइंट। ओके, इसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं आपके, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, या फिर लेस्ट। ये कुछ जो इसमें पता है, पॉजिटिव नेगेटिव का भी खेल होने वाला है आपका। जो
सो दैट और इन ऑर्डर दैट है ना, ये होते हैं आपके पॉजिटिव इंटेंशन, पॉजिटिव पर्पस बोल सकती हूँ मैं, ठीक है। और जो लेस्ट होता है ना, ये आपका नेगेटिव होता है, नेगेटिव पर्पस। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं, हम क्यों खाते हैं, हमारा खाना खाने का पर्पस क्या है, ताकि हम जी सके, सिंपल। आई विल हेल्प हिम सो दैट ही कैन हेल्प मी टुमारो, मैं आज उसकी हेल्प इसलिए कर रही हूँ ताकि कल वो मेरी हेल्प कर सके, समझे। तो आप यहाँ पे एक पॉजिटिव वे में अपना एम बता रहे हो, अपना पर्पस बता रहे हो, ठीक है। तो इस केस में सो दैट या इन ऑर्डर दैट यूज होता है। मैं सुबह उठती हूँ सो दैट आई कैन एक्सरसाइज, मैं सुबह इसलिए उठती हूँ कि भाई थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकूँ। स्टडी हार्ड इन ऑर्डर दैट यू मे स्कोर वेल, इतनी मेहनत करो, स्टडी अच्छे से हार्डली स्टडी करो सो दैट आप अच्छा स्कोर कर पाओ। अब आ जाओ लेस्ट, बहुत ट्रिकी है, बहुत कंफ्यूज क्रिएट करता है, मतलब पेपर में आता है। लेस्ट का मतलब होता है ताकि ना हो, ये आपका नेगेटिव सेंस में जाएगा, नेगेटिव सेंस में जाएगा। और यहाँ एक रूल है जो मतलब कभी नहीं तोड़ना आपको, लेस्ट वाला रूल। लेस्ट इज फॉलोड बाय शुड, हमेशा लेस्ट के बाद में आपका पहले तो सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, फिर शुड जरूर आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपका एक तरीके से रूल है, ठीक है। ही रन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, नोट वर्ड कभी भी यूज मत करना, क्योंकि लेस्ट भाई अपने आप में नेगेटिव है, वो तेज भाग रहा है ताकि उसकी ट्रेन मिस ना हो, ताकि ना हो। लेस्ट खुद नेगेटिव वर्ड है, तो इसके साथ कभी भी नोट मत लगाना। गॉट इट। ओके। अब जैसे मैं अलार्म लगाती हूँ लेस्ट आई शुड ओवर स्लीप, ताकि मैं ज्यादा ना सोऊं, समझे। आज तो मैं सोने के बहुत एग्जाम्पल दे रही हूँ खुद के ना, जल्दी उठना जल्दी सोना, पता नहीं बस जो निकल रहा है, ठीक है। तो लेस्ट के साथ जब भी तुम्हें एग्जाम में लेस्ट दिखी ना, तो उसके बाद में शुड जरूर ढूंढना, ऐसा ही एरर आता है आपके TSSB में। आगे आ जाओ, कैटेगरी नंबर 5 आपकी है एडिंग इन्फॉर्मेशन। अब एडिंग इन्फॉर्मेशन कंजक्शन यानी कि और, दोनों, या, तथा, एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ, एंड, आइदर और, नाइदर और, ये सब कुछ इसमें 4 मेन होती है, बाकी इसमें जो कोरिलेटिव है वो भी ऐड कर दी गई है, जो कि इन्फॉर्मेशन को ऐड करने का काम करती है। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि मुझे ना चाय भी पसंद है और कॉफी भी पसंद है, तो मैं उनको किससे कनेक्ट करूंगी, मैं उनको ना एंड से कनेक्ट कर दूंगी, क्या, आई लाइक टी एंड कॉफी। भाई मुझे चाय और कॉफी दोनों ही पसंद, तो मैं इनको कनेक्ट कर सकती हूँ ना, ये लो भाई कर दिया कनेक्ट, आई लाइक टी एंड कॉफी। बट एक रूल, बिटवीन के साथ एंड आता है, टू नहीं आता, इस चीज का ध्यान रखना। बिटवीन टू, ये ठीक है, 2 to 3 ऐसे नहीं होता है, तो ये कुछ रूल है, बहुत ध्यान से इस PPT को 2 बार आराम से रिवाइज कर लेना, बहुत गोल्डन रूल्स इस पे लिखे हुए हैं। बाकी मैं खुद भी लिख देती हूँ कि बिटवीन के साथ जो पेयरिंग होती है, जो जोड़ियाँ बनती है, अब हम यहाँ पे जोड़ियाँ सीख रहे हैं, किसकी जोड़ियाँ किसके साथ बनती है, तो जो आपका बिटवीन है इसका पेयर एंड के साथ होता है, ठीक है। टू द कुछ भी हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बिटवीन के साथ अगर 2 दिख जाए तो वो एरर होगा। एज वेल एज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है तथा, यानी कि टीवी एज वेल एज रेडियो गिव्स अस न्यूज, हमें न्यूज कौन कौन देता है, टीवी तो देता ही है, तथा टीवी के साथ साथ रेडियो भी, समझ रहे हो। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की ट्रिक भी तो होती है ना, एज वेल एज के साथ में पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है ना, उसी की वर्ब चलती है। जैसे कि यहाँ पे टीवी सिंगुलर है एज वेल एज रेडियो, तो यहाँ पे जो आपकी वर्ब आई है ना गिव्स, ये कैसी आई है, सिंगुलर आई है, कैसी आई है, सिंगुलर। तो किसी का डाउट नहीं रहना चाहिए कि अरे मैम एक टीवी था एक रेडियो था, 2 हो गए, प्लूरल वर्ब आनी थी। बच्चे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो लास्ट वाला होता है ना आपका, इसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आती है, सिंगुलर प्लूरल इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। गॉट इट। चलो आगे देखो, बोथ और एंड का कॉन्सेप्ट। वर्षा इज बोथ टॉल एंड ब्यूटीफुल, जो वर्षा है ना वो लंबी भी है और खूबसूरत भी है, तो दोनों विशेषताएं बतानी है, तो बोथ और एंड की पेयरिंग होती है, इनकी भी जोड़ियां बन गई भाई, ठीक है। आप में से कौन कौन सिंगल रह गया ये बता देना कमेंट में, इन सब की तो जोड़ियां, आज तो कितनी जोड़ियां बना ली हमने, है ना। अच्छा, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो का भी पेयर होता है एक आपका। जैसे रोहन इज नॉट ओनली फुलिश बट ऑल्सो मैड, रोहन सिर्फ बेवकूफ नहीं है, वो पागल भी है। आज खतरनाक एग्जाम्पल निकल रहे हैं मुंह से, कोई रोहन हो तो ऑफेंड मत होना भाई, ठीक है। नॉट ओनली का जो पेयर है वो किसके साथ में होता है, बट ऑल्सो, यानी कि आपको किसी भी सेंटेंस में, अरे यार एक सेकेंड, नॉट ओनली दिख जाए तो उसकी पेयरिंग बट ऑल्सो के साथ ही करना, ओके। मोर ओवर गैम्बलिंग इज अ बैड हैबिट, मोर ओवर इट इज एक्सपेंसिव, की बैड हैबिट है और ऊपर से मतलब ये तो है ही, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, एडिंग इन्फॉर्मेशन का पार्ट है मोर ओवर, ठीक है, ना कि ऑल दो, ये तो कॉन्ट्रास्ट में आ जाती है, ओके। ये वही है क्या, नहीं नहीं आगे है। नॉट ओनली बट ऑल्सो का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। इधर और होता है या तो ये या तो ये, ही इज इधर इंडियन और नेपाली, या तो वो इंडियन है क्या वो नेपाली है, जब आपको 2 में से एक चूज करना होता है। और जब आपको दोनों में से कोई भी चूज नहीं करना होता, ना ये ना ये, नाइदर नोर, नाइदर और
नोर का यूज़ करते हो। माई कज़न इज़ नाइदर गुड नोर वाइस, ना तो वो अच्छी है और ना इसमें दिमाग है। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। इनके पेयर्स याद रखना, आइदर का पेयर और के साथ में, नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो के साथ में, नाइदर का नोट के साथ में, ये सारे आपके कोरिलेटिव कंजक्शन का पार्ट है। और एक स्पेशल केस नोट इधर और, ये वाला आपका थोड़ा सा स्पेशल केस है। जब नोट पहले आए तब और यूज होगा, नोट इधर, नाइदर नहीं आया, ध्यान रखना, नाइदर के साथ में तो नोर आता है, लेकिन नोट इधर, अगर नोट पहले आ गया तो किसका यूज होगा, और का यूज होगा, नोर का नहीं होगा। द बुक इज नोट इधर एग्जिस्टिव और नोर अप टू डेट, ठीक है। ये थोड़ा सा स्पेशल केस था, पीडीएफ को 2 बार रिवाइज कर लेना, बार बार बता रही हूँ, ठीक है। आगे आ जाओ। वाइल और वेरेज, ये तो मैं पढ़ा चुकी हूँ। वाइल होता है जबकि, जब कंटिन्यू कुछ सेम टाइम पे कोई काम चल रहा है, लेकिन टाइम के अलावा ही कॉन्ट्रास्ट में भी यूज होता है कि वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी माई मदर वॉज कुकिंग, दोनों काम पैरेलल चल रहे हैं, सेम टाइम पे चल रहे हैं, कंटिन्यूअस है, इसलिए क्या है, देखो कंटिन्यूअस टेंस भी यूज हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसलिए बोला था कि इसमें आपको मोस्टली यही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे वेन नहीं होगा, वाइल, क्योंकि जब काम कंटिन्यू पैरेलल चल रहा होता है ना, जब काम पैरेलल चल रहा होता है तो इस तरीके से आप यूज करते हैं। वेयर इज होता है कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए दो चीजों में, कि शी लव्स फॉरेन हॉलीडेज वेयर इज हर हस्बैंड प्रेफर्स टू स्टे एट होम, उसको बाहर फॉरेन में घूमना फिरना पसंद है, जबकि उसके हस्बैंड को घर पे रहना पसंद है। तो दो कॉन्ट्रास्ट हो गए ना, जबकि, वेयर इज का मतलब होता है जबकि। इस अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो, कहाँ क्या आएगा। अब इमेजिनेशन कंजक्शंस, यानी कि मानो जैसा कि, मानो जैसा कि, इसमें दो पार्ट्स होंगे आपके, एज इफ एज तुम, एज इफ एज तुम। जब कुछ रियल नहीं होता, ठीक है, कहाँ यूज करते हैं हम, जब कोई चीज रियल नहीं है बट आप उसको इमेजिन कर रहे हो, आप मान रहे हो, तो वहां पे हम इस चीज का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, मैं आपको रूल लिखवा देती हूँ, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, फिर भी कोई बात नहीं। जो एज इफ है या फिर एज तो है, इसके बाद में वर या हेड आता है, जैसे कि यही है, ठीक है, इसके बाद में वर या फिर हेड, ये क्या हो जाएगा, मानो ऐसा हो जाए तो, ये आपका ना पास्ट कंडीशंस को शो कर रहा है, पास्ट कंडीशनल को शो कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, कभी भी आप प्रेजेंट टेंस नहीं लगाओगे, नेवर, मुझे आज की राइटिंग समझ नहीं आ रही, क्या लिख रही हूँ मैं, नेवर प्रेजेंट टेंस, नेवर यूज प्रेजेंट टेंस, कभी भी यूज मत करना, ठीक है। जैसे कि ही टॉक्स एज इफ ही वर द बॉस, वो बॉस नहीं है, लेकिन यहाँ पे बस इमेजिनेशन हो रही है। ही डांस्ड एज इफ ही हैड वोन द प्राइज, ही टॉक्स एज इफ ही इज द बॉस नहीं होता है, यहाँ पे वर आएगा, ठीक है। आप किसी चीज को इमेजिन कर रहे हो तो वर का यूज करते हो। वो बात करता है एज इफ ही वर पीएम ऑफ इंडिया, वो ऐसे बात करता है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो। शी स्पेंड मनी एज इफ शी हैड वोन अ लॉटरी, वो इस तरीके से पैसा फूक रही है जैसे कि उसकी लॉटरी लग गई हो। ध्यान रखना, एज इफ या फिर एज दो के बाद वोज नहीं वर आता है, ठीक है। बेशक सिंगुलर सब्जेक्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसी को बोलते हैं सब्जेक्टिव मूड, कभी अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी इस चीज को। अभी यहाँ पे हम कंडीशंस कर रहे हैं, कंजक्शन कर रहे हैं, तो उसी पे फोकस रखते हैं। ओके, अब आ गया कंडीशन। कंडीशन कंजक्शंस यानी कि ऐसा हो जाए तो, जो इसमें एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, अगर मगर, जब तक, नहीं तो, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, कंडीशन है भाई, समझ गए। ओके, इफ देन से स्टार्ट करते हैं। इफ यू कम हियर देन आई विल टीच यू, अगर तुम यहाँ आ जाओगे तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी, वरना ऑनलाइन भी पढ़ा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा रूल क्या है जो कंडीशन में आपको दिक्कत कर सकता है, वो है टेंस रूल, जो जिस पे आपको फोकस रखना है एंड जहाँ से एरर बनता है। कौन सा रूल है, टेंस रूल। बस इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, ये रूल इतना ज़रूरी है कि मतलब मिस मत करना। एंड क्या ध्यान रखना है, कुछ वर्ड्स जैसे कि हो गया इफ़, हो गया और अनलेस हो गया, कंडीशंस के बताओ, इधर जितने भी लिखे हुए, व्हेन भी कंडीशन में लगता है, वाइल भी लगता है, बिफोर भी लगता है, आफ्टर भी लगता है, एज सून एज भी लगता है, और प्रोवाइडेड दैट भी लगता है। तो इनके बाद में सिंपल टेंस का यूज करना, फ्यूचर टेंस का यूज मत करना। किसका यूज करना आपको, इनके बाद में सिंपल टेंस आता है, ध्यान रखना। और क्या नहीं आता इस चीज को भी जरूर लिख लो, क्योंकि यही तो एरर बनेगा आपका, फ्यूचर नहीं आता है, याद रहेगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, इफ यू विल वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे यू विल गेट सक्सेस, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिंपल टेंस में लिखो इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। ये कंडीशंस मैंने एक पढ़ा रखा है, आई थिंक 10 मिनट की वो वीडियो होगी, जाके देखना, कंडीशनल्स के नाम से, उसमें 3-4 टाइप्स होते हैं कंडीशंस के, वो सारी करा रखी है। तो ये हो गया आपका कंडीशन बेस्ड कंजक्शन, इनमें बस इतना ही आपको ध्यान रखना था। टेंस का ध्यान रखना बस, और तो आप पढ़ ही लोगे यार, कौन से कंडीशन होते हैं, नाम मतलब इतनी तो अंडरस्टैंडिंग बन चुकी होगी अभी क्लास करते करते, है ना। ओके, अब आ जाओ कॉन्ट्रास्ट पे, लास्ट कैटेगरी है। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, यद्यपि, फिर भी वाले जो सेंटेंस होते हैं ना, ऑल दो तो के साथ में एक स्ट्रिक्ट सा रूल होता है कि ऑल दो, जैसे कि एग्जांपल देती हूँ मैं, ऑल दो ही इज रिच येट ही इज नॉट हैप्पी, मतलब कि बेशक से वो इतना अमीर है फिर भी वो खुश नहीं है। तो इसमें
आप बट नहीं लगा सकते, येट लगाते हो। तो यही आपका एक रूल है कि जो आपके ऑल दो हो गया या फिर थो हो गया, इनके साथ में येट लगता है, येट की जोड़ी है, बट मत लगाना, बट मत लगाना। ये इनकी जोड़ी बना दी, रब ने बना दी जोड़ी, है ना। तो ये बट मैंने क्यों मेंशन किया है, क्योंकि आपका यहाँ से एरर पूछा जाएगा पेपर में, वो जानबूझ के दे देंगे आपको ऑल दो के साथ बट। ये कभी एक सेंटेंस में एक साथ आ ही नहीं सकते, ये समझ लो इनकी तो बहुत कड़ी दुश्मनी है, ठीक है। दोनों कॉन्ट्रास्ट में दिखाते हैं ये, बस इतना ही काफ़ी है। एक होता है आपका डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ, यहाँ आई थिंक मेंशन नहीं है, पहले ये पढ़ा देती हूँ। हाउएवर द वेदर वाज सनी, हाउएवर वी डिडंट गो आउटसाइड। तो हम हाउएवर का यूज कर सकते हैं, उसका मतलब भी यही होता है जो आपका कॉन्ट्रास्ट दिखाने का काम करता है, हालांकि, ठीक है। नोट विथ स्टैंडिंग, ये भी, और नेवरथलेस और नथलेस, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा कम पूछा जाता है, बट जो इंपॉर्टेंट है ना वो ऑल्टो वाला है, ठीक है। और एक चीज़, डिस्पाइट इंस्पाइट से भी आपके एरर पूछे जाते हैं। किस तरीके से आएगी ये एरर मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि इंस्पाइट के साथ ऑफ हमेशा आता है, और डिस्पाइट के साथ आप लोग ऑफ लगा देते हो गलती से, तो ये गलती मत करना, क्योंकि डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ इक्वल है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, डिस्पाइट इज इक्वल्स टू इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ के इक्वल है। इनका दोनों का मतलब सेम है कि के बावजूद, ये होने के बावजूद, ठीक है। एग्जाम का बहुत फेवरेट एग्जामिनर का ये। डिस्पाइट द रेन वी वेंट आउट, यानी कि रेन होने के बावजूद भी हम बाहर निकल गए। इंस्पाइट ऑफ द रेन वी रेन आउट, दोनों ठीक है, बस डिस्पाइट ऑफ मत कर देना, इतना ही आपको ध्यान रखना है। स्टिल अदरवाइज इट वॉज नॉट रेनिंग स्टिल ही कैरिड एन अम्ब्रेला, हालांकि बारिश नहीं हो रही है फिर भी, तो ये क्या बता रहा है, ये कॉन्ट्रास्ट को बता रहा है। तो ये जितनी भी हम अभी कर रहे हैं ना, ये सारे कॉन्ट्रास्ट वाले। वेयरएज, ये मैं आपको पहले करा चुकी पीछे सेम एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आपके हो गए ये भी खत्म। ओके, सिमिलैरिटी 9th कैटेगरी, एज नोट एज सो। अब इनको देखो, सिमिलैरिटी का कंपैरिजन आपको समझना ध्यान से, मतलब सिमिलैरिटी के लिए भी आप यूज करते हो एज सो का, और कंपैरिजन के लिए भी यूज करते हो, दोनों में यूज होता है। बस अब आपको ना थोड़ा सा इसमें डिफरेंस क्रिएट करना आना चाहिए कि किस तरीके से ये अलग है। तो इसमें क्या होगा, जैसे एग्जांपल से समझो, जो एज होगा ना, एज और एज हमेशा पॉजिटिव फैक्टर होता है। जैसे कि प्रभा इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज सृष्टि, प्रभा उतनी इंटेलिजेंट नहीं है, नोट एज नोट लगा दिया इन्होंने, तो बट ये सेम कंपैरिजन करने के लिए। जैसे कि कृतिका इज एज ब्यूटीफुल एज दे से, जैसा कि वो बोल रहे थे वे उतनी ही खूबसूरत है, यानी कि पॉजिटिव सेंस में है, कंपैरिजन ही किया जा रहा है, सिमिलैरिटी बताई जा रही है। और एज सो, एज यू सो शैल यू रिप, जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसा वैसा, इसका मतलब क्या होता है आपका, इसका मतलब होता है जैसा वैसा, ठीक है। नेगेटिव कंपैरिजन में नोट सो और एज, नोट एज, ये ध्यान रखना, ये नेगेटिव के लिए होता है, पॉजिटिव के लिए हमेशा प्रेफर करना एज और एज को। समझ गए, बहुत बेसिक सा डिफरेंस था, इसमें कुछ भी इतना कुछ नहीं है। नो सूनर, हार्डली, स्कैर्सली, इनके बस रूल एक बार देख लो, क्योंकि मैं पहले करा चुकी हूँ। नो सूनर देन, और एक, हाँ इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, नो सूनर के बाद में डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं आता है, पहले ये आता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है। ये भी एरर आपसे पेपर में पूछा जाता है। ये तो जोड़ियां तो पता नहीं है कि नो सूनर का पेयर देन के साथ होगा, हार्डली स्कैर्सली का वेन के साथ होगा, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि इन दोनों में इन्वर्जन यूज होता है। क्या यूज होता है, इन्वर्जन यूज होता है। इन्वर्जन किसको बोलते हैं, जिसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है एंड उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, याद रहेगा, ठीक है। एज सुन एज, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके, एज सुन एज, जैसे मैं काम से फ्री होती हूँ तभी आपसे मिलती हूँ। एज फार एज, जहां तक पॉसिबल है। अदर, रेदर देन, बिटवीन एंड पेयर्स, ठीक है। अदर देन, रेदर देन, इसका मतलब होता है कि ही इज नो अदर देन माई ब्रदर, ये मेरा भाई है और कुछ नहीं है, ठीक है, जब आप इसको क्लैरिफाई करते हो। और बिटवीन और एंड का पेयर मैं आपको बता चुकी, बिटवीन का हमेशा एंड के साथ पेयर होता है, टू के साथ में नहीं होता है। समझ गए जी। अब आ जाओ ग्रामर के कुछ रूल्स, ये मैंने इनको ना थोड़ा सा फिक्स्ड रूल में कन्वर्ट कर दिया है, बस इसको आपको पढ़ना है और कुछ नहीं। एक बार रिवाइज करा देती हूँ फटाफट से। नोट इधर और, ये मैंने आपका स्पेशल केस मेंशन करके लिखवाया था कि नोट इधर अगर आ रहा है तो कभी भी नोर मत लगाना, ये वही डिफरेंस यहाँ पे क्लियर किए गए हैं। इफ के साथ में देन, इफ यू कम हियर देन आई विल टीच यू, तुम यहाँ जाओगे तो मैं तुम्हें सिखा दूंगी, यानी कि एक तरीके से कंडीशन बता रखी है। इफ के साथ देन का पेयर बना रखा है। सो और एज हो, कि प्रिया इज नॉट सो डल एज द टीचर एक्सपेक्टेड, जितना टीचर बोल रहे उतनी डल नहीं है वो, यानी कि जो सो एज होता है वो आपका नेगेटिव सेंस में आता है, जबकि जो एज होता है वो आपका पॉजिटिव सेंस में जाता है। सच एज, सच अ बॉय एज आई नो इज एट द पार्टी, ये कंपैरिजन के लिए होता है। नोट बट, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला भी रूल आपको पता होना चाहिए। नोट नेवर और, ठीक है, जब आगे नोट नेवर आ गया ना तो उसके बाद में आपको नोट दोबारा से नोर लगाने की जरूरत नहीं है। इवन के साथ में इफ, डाउट के लिए आप इफ या वेदर का यूज कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है तो दैट का यूज कर सकते हो। आई हैव नो डाउट दैट,
नो डाउट दैट, नो डाउट के साथ में क्या है, जब आपको कोई डाउट नहीं होता तो नो डाउट के साथ में दैट का यूज़ करना। अगर डाउट है तो इफ़ या वेदर का यूज़ करना। रीज़न है, रीज़न के बाद में हमेशा दैट का यूज़ करना। इनडायरेक्ट स्पीच में दैट के बाद में ही आस्क्ड मी हाउ ओल्ड आई वाज, ठीक है, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच का है। बिकॉज के साथ में सो लगाना, डबल डबल मिस्टेक हो जाएगी। बिकॉज शी डिडंट वर्क हार्ड शी फेल्ड, बस इतना लिख दो। आपको देयर फोर सो बहुत सारी कंजक्शंस जोड़ने की जरूरत नहीं है। सपोजिंग में नो इफ बट आफ्टर इट, ठीक है, इट के बाद में मत लगाना। लाइक और एज में क्या अंतर होता है, नो बडी कैन हेल्प यू एज शी कैन, तुम्हारी कोई उतनी हेल्प नहीं कर सकता जितनी ये कर सकती है, ठीक है। और आपको जब किसी से कंपैरिजन करना होता है, लाइक शी कैन, जितना जैसे वो कर सकते हैं उस तरीके से आप यूज कर सकते हो। और इसके अलावा आपका और थोड़े से रूल्स दे रखे हैं कि लेस्ट के साथ में हमेशा शुड आता है, ऑल दो अर्थों के साथ में हमेशा येट आता है, डिस्पाइट के साथ में डायरेक्ट नाउन आता है, ऑफ नहीं आता है, इंस्पाइट के साथ में ऑफ आता है, नो सोलर के साथ में देन, हार्डली स्केर्सली के साथ व्हेन, बिटवीन के साथ एंड, अदर और रेदर के साथ में देन, इफ के बाद में सिंपल टेंस का यूज होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नोर, डाउट के बाद में इफ वेदर। दैट्स इट। आया मजा? लास्ट में तो रिवीजन बहुत रैपिड हो गया ना, पर मतलब कुछ था ही नहीं। मतलब ये जो लास्ट के 2-3 पेज है ना, इनको बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि यार मैंने पूरी क्लास में इतनी देर जितना कुछ मैं पढ़ाया ना, ये सब कुछ इसमें कंक्लूड कर रखा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ लेना, प्रैक्टिस कर लेना, कल आपका टेस्ट होगा।